हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। जय श्री राम। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और उसके बाद अगर उसमें कोई कैविटी क्रिएट कर दी जाए तो वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जेईई एग्ज़ाम में हमेशा ही आता रहता है, उसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ओके, तो जैसा यहाँ पे हमारा जो है मेन हेडिंग ही है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटीज ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ध्यान देना है कौन से स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहाँ पे मेरा जो शेप है वो क्या है? रेगुलर शेप है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं कंडक्टर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉर्नर्स पे होगा वहाँ पे चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और अदर जगह पे चार्ज क्या होगा? कम होगा। ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन दोनों के दोनों ही क्या है? कंडक्टर हैं। इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह पे क्या होगा? चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। और ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करेगा। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो होगा इनसाइड, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि अगर मेरा कोई रेगुलर शेप का कंडक्टर है या इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर ही कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? आगे पे चलते हैं। देखिए इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने क्या कर दिया? कैविटी बना दिया है। और कैसा है ये? सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज कहाँ पे होगा? जो चार्ज जो होना है वो सरफेस पे ही होना है। ऐसे ऐसे चार्ज सरफेस पे होगा, कोई भी चार्ज अंदर तो है नहीं। तो गॉस लॉ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होगा। और अगर ऐसे ही मैं कोई इरेगुलर शेप का बना देता हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा ना, ऐसे। और क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई कैविटी बना देता हूँ और ये मेरा सॉलिड है ना, कंडक्टिंग। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा? गेस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो ही होगा। चार्ज हमेशा कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। तो हमने क्या सीखा? अगर एक मेरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है? जीरो होना है। ठीक है, ये दोनों केस हमने पढ़ लिए हैं। किसके बारे में? कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे। ठीक है, सो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ सरफेस पे नहीं। तो कंडक्टर के केस में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा डेंसिटी होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो देखो बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे चार्ज दिखा दिया है पूरा अंदर। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना है, फिर उसके बाद हमको कैविटी क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है ना, एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है r है, और ये मेरा पॉइंट क्या है? P ले लिया है मैंने। और इस पॉइंट P के थ्रू मैं क्या करूँगा? एक गॉसियन सरफेस लूँगा। ये मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया है ना, एक गॉसियन सरफेस ले लिया है। ठीक है ना, ऐसे गॉसियन सरफेस ले लिया है, और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस r है। ठीक है, तो क्या होगा? एट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा? मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया है ना, ds सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और जो सरफेस वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस है, ऐसे मैंने बना लिया है। ठीक है, तो बच्चों आपको गॉस लॉ तो पता ही होगा ना, जल्दी सोचो गॉस लॉ क्या होता है? तो गॉस लॉ क्या होता है हमको पता है, एज गॉस लॉ होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो E और ds वेक्टर क्या एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री। और हमेशा हर जगह पे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? वो हमेशा 0 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा E इंटू ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट।
उसके बाद बच्चों देखते हैं, ये ई तो बाहर आ जाएगा और ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। हमेशा केस में लेफ्ट साइड में यही आएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 1/ε0। और चार्ज एनक्लोज कितना होगा, देखो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज द रो एंड द वॉल्यूम हाउ मच है, वॉल्यूम इज गिवन बाय बच्चों 4/3πr³। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम चीज़ों को कैंसिल कर देंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा ρr/3ε0। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 QR/r³, इज इट। लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है, ठीक है। तो क्या हुआ, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है ρr/3ε0। इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है, आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होने जा रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बहुत बार आईआईटी में पूछा गया है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैविटी क्रिएट कर दिया है ना, एक ये कैविटी हो गया है और सभी जगह पे चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये सभी जगह पे चार्ज है। और मेरा कैलकुलेशन क्या करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखना होगा। पहले क्या करेंगे, पहले जो टोटल स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमूव्ड पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहले इसकी वजह से हम लोग देख लेते हैं ना। देखो बच्चों ये क्या है, ये जो मेरा जो है सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया है r1। क्या डिस्टेंस है r1, ओके। सो मैं लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर इज, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये मैंने लिखा E1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ρr1/3ε0, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो रिमूव पोर्शन हो गया ना, यहाँ पे जो रिमूव पोर्शन है ना जो निकाला गया है वो भी मैंने लिख लिया, ऐसे मैंने इसको बना लिया ऐसे ना, ये मैंने बना लिया, ये मेरा जो रिमूव पोर्शन था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, इसका सेंटर क्या है O है ना। तो उसके बाद मैंने देखा और ये पॉइंट P है और ये रेडियस कितना बन गया R2, ठीक है, R2 बन गया। तो इस रिमूव्ड पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन इस कितना हो जाएगा बच्चों, देखो E2 इक्वल टू ρr2/3ε0, ठीक है। उसके बाद ये मेरा रिमूव्ड पोर्शन है, ठीक है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाला है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये E इक्वल टू E1 - E2 और ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो ρ/3ε0 और ये मेरा बन जाएगा R1 - R2। और क्या तुम गेस कर सकते हो ये R1 - R2 क्या होगा, R1 - R2 क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 था, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, देखो ये मैंने लिया है सेंटर और ये मैंने ड्रॉ किया है R2 और हमको क्या पता करना है R1 - R2, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये सेंटर टू सेंटर है O डैश है ना। सो वेक्टर्स तो आपको पता ही होगा बच्चों, तो ज़रा वेक्टर्स कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे वेक्टर्स कौन से दो वेक्टर सेम है, सेम ऑर्डर में है, O डैश प्लस ये वेक्टर और दिस वन R2 इज इक्वल टू R1। सो यहाँ से O डैश कितना हो गया है, O डैश हो गया है R1 - R2 और ये O डैश हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू ρ/3ε0 और ये क्या हो गया है O डैश। और आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कैलकुलेट करूँ इस कैविटी के अंदर O डैश की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या समझे, हम यहाँ पे ये समझे हैं कि अगर मैं कोई कैविटी क्रिएट करूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, नॉन जीरो होगी और यूनिफॉर्म होगी। इसको याद रखना होगा, ओके। और किस डायरेक्शन में होगी, O डैश के डायरेक्शन में होगी हमेशा, ठीक है, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर मैं कैविटी क्रिएट करूँ कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर
तो जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं कैविटी क्रिएट करूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और यूनिफॉर्म होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं ना, ये कैविटी के अलावा है लेकिन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसे मैंने बना दिया है, ये मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। और ऐसे तो क्या होता है, कभी कभी पहले जो मैंने कैलकुलेट किया उसमें क्या था, रो कांस्टेंट था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो रो होता है ना, वो रो दे देते हैं ऐसे फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो इस सिचुएशन में हमको क्या याद रखना है, इस सिचुएशन में हमको बच्चों याद रखना है, क्या याद रखना है, गॉस लॉ याद रखना है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था अभी, लेफ्ट साइड हमेशा E इंटू 4πr² होगा, बाई चांस मुझको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये R है और मैंने ये गॉसियन सरफेस बना लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो हमेशा क्या होगा, E इंटू 4πr², और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखो, उसके बाद ये तो 1/ε0 हो गया, लेकिन चार्ज एनक्लोज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, मैंने क्या बोला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे क्या रखना होगा, रो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एंड ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमको ऐसे रखना होगा 4πr² इंटू dr और इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो जब भी मेरा रो वेरी करेगा हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, रो को यूज कर लेंगे जो भी फंक्शन आर के फॉर्म में दिया हुआ है, और उसके बाद ये वॉल्यूम लगाएंगे 4πr² इंटू dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे और आराम से बिंदास आंसर लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ें कवर की है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत सारे IIT JEE के क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा मन लगा के पढ़ते रहें बच्चों। जय श्री राम।